Hello everybody, I am CS Ishika Agrawal from Team BML and I am here to guide you all with your subject which is known as logical reasoning. तो आप सभी के माइंड में क्वेश्चन होगा मैम व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग, ये है क्या, इसमें क्या पढ़ेंगे हम. तो लेट मी टेल यू, लॉजिकल रीजनिंग इज द होल कंसेप्ट ऑफ लॉजिक. इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब आपको अपना लॉजिक अप्लाई करके सॉल्व करना होगा. You have to apply your logic in order to become an expert of logical reasoning. So if you are someone who is pursuing CSET and you want to clear your CSET in first attempt, then join our academy Book My Lectures. And हमारे साथ आप regular class करिए, revision series, test series करिए. Definitely you will clear your CSET exams in first attempt with a very good marks. So let me introduce you with your subject which is लॉजिकल रीजनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक. कुछ कुछ मैथ्स वाले भी क्वेश्चंस रहते हैं. बहुत मजा आने वाला है इनको सॉल्व करने में बिकॉज देयर इज नो थ्योरी. नो थ्योरी. लॉजिकल रीजनिंग में आपको थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं. इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. सेकेंडली आई वुड से ये बहुत इजी सब्जेक्ट है और अगर कोई है जिसको ये हार्ड लगता है तो ट्रस्ट मी, आप 1 मंथ हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, आपको ये सब्जेक्ट बहुत इजी लगने लग जाएगा. बिकॉज एग्जाम में ये सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल पे आते हैं, उतने हार्ड लेवल पे नहीं आते हैं. तो इसीलिए दिस इज वेरी स्कोरिंग इन द सेंस दिस विल हेल्प यू गेन योर एग्रीगेट इन योर एग्जामिनेशन. मैम एग्रीगेट क्या? जैसे आपके हर सब्जेक्ट्स का, आपके 4 सब्जेक्ट्स है, चारों सब्जेक्ट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 50-50-50. टोटल मार्क्स इज योर 200. तो हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होने के लिए आपको लाना पड़ता है 40%, दैट इज 20 आउट ऑफ 50. बट ओवरऑल पास होने के लिए आपको एग्रीगेट 100 लाना पड़ता है, दैट इज 50% ओवरऑल लाना पड़ता है in order to pass your CSET examination. So, if you make your logical reasoning strong, this will help you gain good marks and this will help you gain your aggregate. Because मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो इंडिविजुअली तो सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं पर एग्रीगेट में 100 नहीं ला पाते हैं. अगर आप लॉजिकल रीजनिंग का बेनिफिट उठाएं, बिकॉज पेपर भी इजी लेवल पे आता है और अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाएं तो आपके 25 मार्क्स पूरे सिक्योर हो जाएंगे. 25 मार्क्स आपके झोली में आ जाएंगे सर और मैडम, और आप ट्रस्ट मी CSET एकदम आराम से क्लियर कर सकते हैं. तो इसीलिए यू डोंट हैव टू स्किप योर लॉजिकल रीजनिंग. बहुत सारे लोग लॉजिकल रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं और उसको छोड़ के चल जाते हैं. ऐसा बिल्कुल मत करो. आपको बस देख करके जाना है, प्रैक्टिस करना है एंड 25 मार्क्स आपके झोली में हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट्स इजी सब्जेक्ट, इट्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. सो ये आपको बेनिफिट देगा कि आप इससे अपना एग्रीगेट बना पाएंगे. 25 मार्क्स जो आपके लॉजिकल रीजनिंग के हैं वो आपके सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि जो 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है वो डिवाइडेड है. 25 मार्क्स का लीगल एप्टीट्यूड है एंड 25 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है. सो next thing I want to say you, logical reasoning will need your exercise of brain. क्यों मैडम? क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ेगा. इट इज योर ब्रेन एक्सरसाइज. इसमें आप लॉजिक लगाएंगे, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. इट विल हेल्प यू शार्पन योर ब्रेन, इट विल हेल्प यू इंक्रीज योर IQ लेवल और बहुत सारी चीजें. सो लेट मी टेल यू, इसमें देयर इज नथिंग टू रिमेंबर. क्यों मैम? ये कोई लॉ थोड़ी है कि बैठ करके समझना है, याद करना है. इकोनॉमिक्स, लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको मेहनत लगेगी, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें. बट लेट मी टेल यू, LR इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, अप्लाई योर ब्रेन एंड देन यू आर डन. सो देयर इज नथिंग टू रिमेंबर लाइक other subjects of law and economics. ठीक है. So I will tell you आप हमारी क्लास क्यों अटेंड करें, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा.
मैम और सर लोग हम क्लास के बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, नॉट ओनली आईसीएसआई क्वेश्चंस बट एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चंस विच आई पर्सनली मेक फॉर यू गाइज। सो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है, और जितने क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होगी उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप उतने कम समय में वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका लॉजिकल रीजनिंग में, आपके सारे सब्जेक्ट्स में आपका जो टोटल मार्क्स है 200 मार्क्स का पेपर होता है आपका, और आपको एग्जाम में 120 मिनट्स दिए जाते हैं, राइट? सो आपको अकॉर्डिंगली 1 मार्क्स के लिए 1 मिनट से भी कम का समय मिलने वाला है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप 1 घंटा लगा करके 10-20 मिनट डाल दो एक क्वेश्चन में, नहीं, आपको उस क्वेश्चन को इफेक्टिवली कम से कम टाइम में सॉल्व करना होगा। और वो कैसे होगा? वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। बिकॉज लेट मी टेल यू, there is no shortcut to logical reasoning. There is no shortcut to logical reasoning. In bold words, I'm saying in bold, there is no shortcut to logical reasoning. You just need to practice. Only practice can make you perfect. Only practice can make you expert in logical reasoning. So that is why our class will help you to practice more and more of your subject. Okay. Thirdly, I will tell you various tips and tricks, various do's and don'ts with regard to this subject, कि आपको अगर MCQ आएगा तो आपको कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है, किस ट्रिक से आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, किस ट्रिक से आप बिना पेन एंड पेपर के सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज आपके एग्जाम में आपको पेन एंड पेपर अलाउड नहीं रहेगा। तो आप बोलेंगे मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम बिना पेन एंड पेपर के कैसे करेंगे? एक और भांडा फोड़ दूं, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं रहेगा, ना ही आपको पेन एंड पेपर अलाउड रहेगा और ना ही आपको कैलकुलेटर अलाउड रहेगा। सो इसीलिए हम क्लास में आपको एक्सपर्ट बनाते हैं कि आप इतना प्रैक्टिस कर लो, आपको ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि आप बिना पेन एंड पेपर के भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और बिना कैलकुलेटर के भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इसीलिए आपको ये क्लास अटेंड करना जरूरी है। फोर्थ, वी विल प्रोवाइड यू रिविजन लेक्चर्स कि एग्जाम तक आपका सब्जेक्ट छूट ना जाए, कंटिन्यूअस रिविजन में रहे ताकि वो कंसेप्ट सारे आपके दिमाग में बैठ जाए। पांचवा, वी विल प्रोवाइड टेस्ट सीरीज, आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा, कंपटीशन किया जाएगा मेंटी में। मेंटी के थ्रू हम कंपटीशन करते हैं जिसमें आप लोग लाइव हमारे साथ एमसीक्यू खेल सकते हैं, जिसमें आप लोग के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन फर्स्ट आएगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, ये फर्स्ट आएगा। सो बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। आपको बस हमारे साथ वन मन जुड़ा रहना है। हम हमारे क्लास में एवरीथिंग वी प्रोवाइड फॉर फ्री, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर होल लेक्चर्स, फॉर प्रोवाइडिंग नोट्स, फॉर रिविजन लेक्चर्स, फॉर टेस्ट सीरीज, नथिंग। किसी भी चीज के लिए आपको कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है। एंड आई विल प्रोवाइड यू माई पर्सनलाइज नोट्स, नॉट ओनली ICSI क्वेश्चंस बट आई विल प्रोवाइड यू माई पर्सनलाइज नोट, जिसमें मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एडिशनल टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगी। सो आर यू ऑल रेडी टू solve logical reasoning with me? So let's start our logical reasoning with a full enthusiasm and a positive mind. Okay? So first of all, let me introduce you with your topics of logical reasoning. Ma'am, if you will see index, first we will see introduction. In introduction, there is nothing but a brief introduction of what is logical reasoning. There is history of logical reasoning. There are types of logical reasoning. This is just to understand your subject. इंट्रोडक्शन में कुछ थ्योरी है, बट मैम LR के पेपर में कभी भी थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना है। दिस इंट्रोडक्शन चैप्टर इज जस्ट टू familiarize you all with your subject, just to make you all understand that what exactly the logical reasoning means. Okay, so from the next topic we will start number test, number series, then sequence and series, then alphabet series, coding and decoding, alphanumeric sequence puzzle. ये जो 5 चैप्टर हैं ये एक जैसे हैं काइंड ऑफ, बोला जाए तो इसमें बहुत मजा आने वाला है। नंबर्स के बेसिस पे कुछ लॉजिक लगाना रहता है आपको, ये दोनों नंबर्स के बेसिस पे रहते हैं, ये दोनों अल्फाबेट्स के बेसिस पे रहते हैं। एंड दिस 6th चैप्टर इज योर अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, जिसमें नंबर अल्फाबेट दोनों रहेंगे। अल्फाबेट मींस ABCD EFG। अब आप बोलेंगे मैम हम ABCD सॉल्व करेंगे, हम क्या KG1 KG2 में चल गए?
इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। हम जब सॉल्व करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि आपको एबीसीडी पढ़ना है, एबीसीडी नहीं पढ़ना है, एबीसीडी के बेसिस पे ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। ओके, सो दिस इज योर अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल। अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल में अल्फाबेट नंबर सब एक साथ दे दिया जाएगा। सो ये सबसे पहले वी विल कवर योर दिस चैप्टर्स। आफ्टर दिस वी विल डू इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर। मैम ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें डायग्राम्स दिए जाते हैं, डायग्राम में कोई ना कोई कैरेक्टर मिसिंग होता है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट मिसिंग कैरेक्टर। सो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस काफी अट्रैक्टिव होते हैं, जो मजा आती है सॉल्व करने में। सो दिस इज योर इंटरेस्टिंग चैप्टर। नेक्स्ट इज योर ब्लड रिलेशन। सर और मैम ब्लड रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम ब्लड रिलेशन हमसे ना बिना पेन एंड पेपर के नहीं होता है, बट आप अगर मेरी क्लास अटेंड करेंगे तो ट्रस्ट मी बिना पेन एंड पेपर के आप सॉल्व कर पाएंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको रिलेशन निकालना होता है, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं ना वही वाला रिलेशन। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा वो आपके मामा की बुआ की बेटी की चाचा की ताऊ है, तो आप वो उसका और आपका क्या रिलेशन हुआ, इस टाइप का आपको कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन दे दिया जाएगा और आपको फाइनल रिलेशन निकालना पड़ेगा। सो आई विल टेल यू वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ दिस चैप्टर कि आप बिना फैमिली ट्री बनाए बिना पेन एंड पेपर यूज किए आप कैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इज एनालॉजी, बहुत सबसे इजी चैप्टर है। उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस, सॉरी लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजीएस्ट। अगर आप अपने पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, एकदम इजी, चिंदी, मीडियम, हार्ड, तो आप ये दोनों टॉपिक्स को एकदम इजी वाले टॉपिक में डाल लो, ठीक है। ब्लड रिलेशन को आप मीडियम या हार्ड में भी डाल सकते हो। इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर इज अगेन मीडियम। सो ऑल दिस आर, all first to 6 chapter are also, first to 6 are also medium level, not so hard. Next is logical Venn diagram and syllogism। इसके क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब इसमें यू विल नीड स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है। बट आई विल टेल यू कि आप सबसे इजीएस्ट तरीके से कैसे इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, एकदम चिंदी, एकदम इजी, एकदम इजी, ठीक है। उसके बाद आएगा कैलेंडर एंड क्लॉक्स। इसमें ना बहुत सारे बच्चों को बहुत डर लगता है, मेरे पिछले बैच के जो बच्चे हैं वो लोग भी डरते थे, मैम कैलेंडर क्लॉक कैसे करेंगे, बट हो जाएगा, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, हो जाएगा। इसको आप थोड़े हार्ड वाले कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। बट लेट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एलआर का शॉर्टकट है, एलआर का कोई शॉर्टकट नहीं है। एलआर का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होगा। रजनीकांत भी बिना प्रैक्टिस के अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसको भी प्रैक्टिस लगेगी। तो प्रैक्टिस करो भैया, प्रैक्टिस करोगे ना आपके 25 मार्क्स झोली में आ जाएंगे। कैलेंडर और क्लॉक्स अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए तो आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। नेक्स्ट इज ये हमारे वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट, असर्शन, डिराइविंग कंक्लूजन। इसमें बहुत सारे आपको सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। थोड़े बोरिंग कर लो, कह लो, लेकिन ईजी होते हैं, काइंड ऑफ दे आर ऑल्सो ईजी। नेक्स्ट इज एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट इसको हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और ये जो लास्ट के चैप्टर्स हैं ये तो एकदम लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू चैप्टर्स हैं। कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, फिगर मैट्रिक्स, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स एंड मिरर इमेज, ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं, आराम से हो जाएगा। अगर इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं इन चैप्टर से, तो एग्जाम के बाद मंदिर में जाके मत्था टेक देना, भगवान को धन्यवाद कर देना, क्योंकि लड्डू क्वेश्चन रहते हैं, लड्डू क्वेश्चन आप लोग देख के एकदम खुश हो जाएंगे, अलग ही कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि मैं तो पास कर रहा हूँ एग्जाम, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, ये चैप्टर्स बहुत इजी हैं, ये आपको आराम से बन जाएंगे। सो दिस इज योर सिलेबस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम आज से शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास में हम बस कुछ इंट्रोडक्शन समझेंगे, आपके एलआर सब्जेक्ट को मैंने इंट्रोड्यूस किया कि क्या होता है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। और आज वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 विच इज योर इंट्रोडक्शन।
Okay, and from tomorrow we will directly jump into topic number 2. We will directly start solving questions of number test and number series. Okay, अब बहुत लोग बोलते हैं मैम इतने सारे चैप्टर्स, बहुत ज़्यादा नहीं है एलआर का सिलेबस? बच्चों, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो लेट मी टेल यू, भले आपको टॉपिक्स इतने सारे दिख रहे हैं, भले आपको 24 टॉपिक्स दिख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत ईजी हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स आर वेरी ईजी। ट्रस्ट मी, ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। तो हम हर दिन एक एक दो दो टॉपिक करेंगे, लगभग 1 से सवा महीने में, 1 मंथ, इन 1 मंथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी। ये दिखने में बहुत ज़्यादा सिलेबस लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत छोटे और बहुत इजी लेवल पे हैं। देखते ही देखते आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो विद फुल एंथुसियाज्म एंड पॉजिटिव एनर्जी, are you all ready to start with our topic number 1, which is introduction of logical reasoning? Okay, so topic number 1, introduction. इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं what is logic, what is mean by logical reasoning, what are the types of logical reasoning. So what is logic? Simply here is given कि logic take care of itself. All we have to do is look and see how it does. You just have to observe. So behind everything there is a logic. You do some activity, there is some logic. आप बिना भी कुछ भी काम बिना किसी लॉजिक के नहीं करते हो. There is a logic behind everything. Logic simply means reason, rational behind doing some act. So behind everything that you do or that you see, there is a logic, there is a reason. You just need to observe it. So logic takes care of itself. And what we say that what do you mean by logical reasoning? Logical reasoning is one of the fundamental skills of effective thinking, which means I already told you that logical reasoning is what is your brain exercise. Logical reasoning needs your thinking process. Okay, so when you can do effective thinking, that means you can take logical decisions. So when there is a logic behind every decision, there we can say there is a logical reasoning. So logical reasoning is one of the fundamental skills of effective thinking. Coming towards what are the types of logical reasoning, there are 2 types of logical reasoning: deductive reasoning and inductive reasoning. These are the types of logical reasoning. So ma'am, सुनने में तो दोनों एक जैसा लग रहा है, बस स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स अलग अलग है, इसमें DE है, इसमें IN है. तो मैम डिफरेंस बिटवीन क्या है बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग? सो लेट मी टेल यू. आपने शर्लॉक होम्स देखा है? एनीबडी हु हैज वॉच्ड शर्लॉक होम्स? कमेंट बिलो. ओके, सो इफ यू हैव वॉच्ड शर्लॉक होम्स, आपने देखा होगा शर्लॉक होम्स यूज्ड टू सॉल्व मर्डर केसेस बाय अप्लाइंग द आर्ट ऑफ डिडक्शन. In that movie and series, there Sherlock Holmes has a website which is known as Art of Deduction. So in that criminal, in solving that criminal cases, what he used to do, he used to observe the facts and circumstances. अच्छा क्या हुआ है, अच्छा इसके पेट में चाकू है, ये कौन से कलर के कपड़े पहना हुआ है, कहाँ इसका मर्डर हुआ है, एवरीथिंग, सारे फैक्ट्स एंड सिचुएशन को देख करके वो एक कंक्लूजन पे पहुंचता था. तो उस कंक्लूजन को, उस सिचुएशन को, वेयर Sherlock Holmes used to come to a conclusion by observing a particular facts and circumstances, by adding all these facts and circumstances. This is known as deductive reasoning. In the deductive reasoning, आपको कुछ facts और circumstances provide कर दिए जाएंगे, आपको कुछ 2-3 facts provided हो गए. अब उन facts के basis पे आप एक conclusion derive कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग. बट अब मैम डिडक्टिव रीजनिंग तो समझ गया, बट इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग में भी आपको कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, व्हिच मींस in inductive reasoning also you will be provided with particular facts and circumstances, but सिर्फ उन फैक्ट्स और बेसिस के आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते. in order to come to conclusion, along with this facts and circumstances, you have to apply some logic, you have to apply your assumptions, you have to do thinking process. आप अपने कुछ assumptions उसमें ऐड करते हो, अपने कुछ what you can say
अपने कुछ उस पर थिंकिंग प्रोसेस ऐड करते हो, कुछ अजम्पशंस ऐड करते हो, अपना कुछ लॉजिक ऐड करते हो, एंड वो ऐड करने के बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो। दिस इज योर इंडक्टिव रीजनिंग। तो आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया होगा डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के बेसिस के बीच में, कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। मैम व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग में सिंपली आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस दे दिए, उसके बेसिस पे आपने कंक्लूजन पहुंच गए। इस पे आप अपने मन से कुछ भी अजम्पशन, अपने मन से कुछ भी ऑब्जर्वेशन या अपने मन से कुछ भी लॉजिक अप्लाई नहीं करते हो, अपने मन से कुछ अजम्पशन अप्लाई नहीं करते हो, सिर्फ प्योरली on the basis of that given facts you derive to a conclusion, that is your deductive reasoning. But in inductive reasoning facts and circumstances के साथ आप अपना लॉजिक ऐड करते हो, अपने assumptions ऐड करते हो, और वो assumption लगा के आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो, that is your inductive reasoning. तो इससे आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, मैम डिडक्टिव रीजनिंग तो हमेशा सच ही होगा, क्योंकि आपको कुछ सही फैक्ट्स दे दिया है और वो फैक्ट्स के बेसिस पे आपने कंक्लूजन डिराइव किया, तो वो हमेशा सही होगा, दैट विल ऑलवेज बी ट्रू। बट मैम इन इंडक्टिव रीजनिंग आप अपना कुछ अजम्पशन लगा रहे हो, तो वो अजम्पशन ट्रू हो भी सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, विच मीन्स आउटकम ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू। अब आप बोलोगे मैम वैसे तो समझ गया, कुछ एग्जाम्पल दे दो। सो कमिंग टुवर्ड्स एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग का। यहाँ पर आपको डिडक्टिव रीजनिंग का एक एग्जाम्पल दिया है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। ठीक है, सारे ह्यूमन बींग्स मोर्टल होते हैं। ह्यूमन बींग्स मतलब जीव जंतु, हम और आप जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इंसान जो जीते हैं। तो ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल कह रहा है, ये फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। क्वेश्चन आपको एक फैक्ट दे रहा है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। ठीक है, मोर्टल मतलब अमर नहीं है, कभी ना कभी उनको जाके मरना है। आप और हम सबको एक ना एक दिन सबको मरना है। ओके, सो ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और फैक्ट प्रोवाइडेड है आपको कि यू आर अ ह्यूमन बींग। दो फैक्ट्स क्वेश्चन ने आपको प्रोवाइड कर दिया है। पहला फैक्ट है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, और दूसरा फैक्ट है यू आर अ ह्यूमन बींग, आप एक इंसान हो। तो इन दोनों फैक्ट्स के बेसिस पे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो मैम? इन दोनों फैक्ट्स के बेसिस पे क्या आप बोल सकते हैं कि आई एम ऑल्सो मोर्टल? एक मिनट, पहला फैक्ट था कि जितने भी ह्यूमन बींग हैं वो सब मोर्टल है। दूसरा फैक्ट है कि यू आर अ ह्यूमन बींग, तो आप ह्यूमन बींग हो, ह्यूमन बींग मोर्टल है, मतलब आप भी मोर्टल हो। तो इन फैक्ट्स के बेसिस पे आपने एक कंक्लूजन निकाला। दिस इज योर आर्ट ऑफ डिडक्शन, दिस इज योर डिडक्टिव रीजनिंग। इस केस में हमने कुछ भी अपने मन से अजम्पशन अप्लाई नहीं किया, we just came to a conclusion on the basis of particular facts. Therefore आपने क्या conclude किया? that you are a mortal. You concluded that आप mortal हो, मतलब यहाँ आपने deductive reasoning apply किया। आपको फैक्ट्स दिया गया था कि आप ह्यूमन बींग हो, ह्यूमन बींग मोर्टल है, मतलब जाहिर सी बात है ना कि आप मोर्टल हो। ये हमने डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके इस कंक्लूजन पे पहुंचे। जस्ट ऑपोजिट दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैम डिडक्टिव रीजनिंग तो एकदम क्लियर हो गया, मैम एकदम क्लियर हो गया डिडक्टिव रीजनिंग। इसीलिए जो क्रिमिनल केसेस सॉल्व करते हैं ना उनको डिटेक्टिव भी बोला जाता है। जैसे शर्लॉक होम्स जो क्रिमिनल केसेस सॉल्व करते थे उनको डिटेक्टिव बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके कंक्लूजन निकालते हैं, क्रिमिनल को ढूंढते हैं कि अल्टीमेटली मर्डर किया किसने, इसीलिए उनको बोला जाता है डिटेक्टिव। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स इंडक्टिव रीजनिंग। मैम इंडक्टिव रीजनिंग का भी एग्जांपल दे दो, ले लो ना, ले लो। फॉर एग्जांपल मैम मोहन इज मोर्टल, एक आदमी है, बना दें? ठीक है, ये एक आदमी है, इसका नाम है मोहन, और आपको बोला जा रहा है कि मोहन मोर्टल है, मतलब मोहन एक ना एक दिन जाके मर जाएगा, अमर नहीं है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है राधा मोर्टल है। ठीक है, यहाँ एक लड़की, प्यारी सी लड़की बना लेते हैं, इसका नाम है राधा। राधा भी मोर्टल है, ठीक है, मतलब राधा भी अमर नहीं है। नेक्स्ट करीम इज मोर्टल। करीम, ऐसे ऐसे नाम लाते कहाँ से भैया? चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब ये एक आदमी है और इसका नाम है करीम।
करीम भी मोटल है। तो आपको क्वेश्चन ने 3 फैक्ट्स प्रोवाइड किए हैं। पहला है कि एक मोहन नाम का एक बंदा है, वो मोटल है। दूसरा है एक राधा नाम की एक लड़की है, वो भी मोटल है। तीसरा है एक करीम नाम का एक बंदा है, वो भी मोटल है। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये 3 फैक्ट्स प्रोवाइडेड हैं। अब आप मेरे को बताओ, अगर आप इसमें कंक्लूड करते हो कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोटल, तो आप यहां अपने मन से अजम्पशन लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है कि सारे सारे इंसान मोटल हैं। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया कि मोहन भी मोटल है, रहीम रहीम नहीं करीम करीम भी मोटल है और राधा भी मोटल है। तो आपने अज्यूम कर लिया मन से, आपने अपने मन से एक लॉजिक लगाया, एक अजम्पशन लगाया, क्या कि अगर मोहन एक इंसान है, मोहन मोटल है, राधा एक इंसान है, राधा भी मोटल है, करीम भी इंसान है, करीम भी मोटल है, तो ऐसा हो सकता है ना कि सारे ह्यूमन बीइंग मोटल होंगे। तो हमने यहाँ अपना लॉजिक लगाया, अपना अजम्पशन लगाया, अपनी रीजनिंग दी, अपने मन से कुछ ना कुछ अजम्पशन लगाया। तो हमने अपने मन से अजम्पशन लगा के बोला कि हो सकता है सारे ह्यूमन बीइंग मोर्टल होंगे। क्वेश्चन में फैक्ट्स में आपको बोला नहीं गया था कि सारे ह्यूमन बीइंग मोर्टल हैं, बट आपने फैक्ट्स के साथ साथ, फैक्ट सिर्फ आपको इतना था कि मोहन मोर्टल है, सॉरी मोहन मोर्टल है, राधा मोर्टल है, करीम मोर्टल है, और आपने इस फैक्ट के साथ अपने मन से कुछ अजम्पशन लगाया और उसके बेसिस पे आपने कंक्लूड किया कि हो सकता है सारे ह्यूमन बीइंग मोर्टल होंगे। तो दिस कैनॉट बी ट्रू, दिस कैन बी ट्रू, क्योंकि आप अपने मन से अजम्पशन लगा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स। ऐसा हो भी सकता है कि बाकी ह्यूमन बींग्स मोटल हो या ना हो, ऐसा हो सकता है कि वो मोटल हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो मोटल ना हो। तो मैडम सिंपल सी बात है, इंडक्टिव रीजनिंग दिस कैन बी ट्रू और दिस कैनॉट बी ट्रू, डिडक्टिव रीजनिंग इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। With this, our topic number 1 is completed. Tomorrow we will start with our topic number 2, which is number test and number series. And trust me, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल फुल एंथुसियाज्म के साथ अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 2, विच इज योर नंबर टेस्ट एंड नंबर सीरीज। सो थ्योरी में हमें क्या और नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। आपके आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में बहुत सारी थ्योरी दी हुई है, हिस्ट्री ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, हिस्ट्री ऑफ लॉजिक, हिस्ट्री ऑफ रीजनिंग, फलाना ढिकना, बट वो सब आपको नहीं पढ़ना है। दैट इज ऑफ नो यूज, नो रिलेवेंस टू यू ऑल। ना ही उसमें कुछ ढंग का कुछ ऐसे नॉलेजेबल लिखा है, ना ही आपको एग्जाम में थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो मैम इतना सारा थ्योरी क्यों पढ़ाया? ये वाला थ्योरी मैंने आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आपको मैं इंट्रोड्यूस कर पाऊँ विथ योर सब्जेक्ट, ताकि मैं आपको बता पाऊँ लॉजिकल रीजनिंग होता क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। ये समझना आप लोगों के लिए जरूरी था, इसलिए मैं आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन पढ़ाई हूँ। बट फिर से मैं एक बार क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। सो विद दिस आवर टुडेज क्लास इज एंडेड। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक नंबर 2, विच इज नंबर टेस्ट एंड नंबर सीरीज। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में कहीं भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके मुझे आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए, जाने से पहले मुझे आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए। क्या मैडम? क्या? कि अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट इन लॉजिकल रीजनिंग, देन आप लोगों को मुझे कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा। पहला कि आप क्लास रेगुलरली अटेंड करें। रेगुलरली मतलब मिस नहीं करना है, लेक्चर्स मिस नहीं करना है। एक भी कंसेप्ट मिस हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक भी कंसेप्ट मिस हो गया ना तो फिर उसमें आपका क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको डाउट्स रह जाएंगे। दूसरा, आई विल प्रोवाइड यू होमवर्क। आज तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल किया नहीं, इसलिए इसलिए आज होमवर्क नहीं है, बट डेली डेली के डेली आई विल प्रोवाइड यू विथ होमवर्क, और आपको होमवर्क्स डेली करके आने हैं। ठीक है, होमवर्क्स आपको डेली करके आने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। और जितना आप होमवर्क करोगे उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी। जब खुद से दिमाग लगाते हैं ना तो उससे ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपको हर क्वेश्चन कोई सॉल्व करके बताए, उससे आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना आप खुद से ट्राई करोगे और बन जाएगा ना तो आप ऐसे बल्ले बल्ले करके नाचोगे, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग यू कि होमवर्क करके आओगे आप लोग, एटलीस्ट ट्राई करो। सही हुआ गलत हुआ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अगर गलत होगा तो अल्टीमेटली आई विल हेल्प यू, आई विल टेल यू कि सही आंसर कैसे आया। और बाय द एंड ऑफ आवर क्लास, बाय द एंड ऑफ आवर होल सेशन,
1 महीने के बाद आप लोग लॉजिकल रीजनिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आप लोगों को मेरे से प्रॉमिस करना है कि आप लोग क्लास रेगुलरली अटेंड करेंगे, एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। रिवीजन सीरीज जब हम कराएंगे तो रिवीजन भी करेंगे, जब हम टेस्ट सीरीज कराएंगे तो आप लोग टेस्ट भी देंगे, और आप लोग होमवर्क डेली करके आएंगे। विद दिस आई कैन प्रॉमिस यू, अगर आप इतना कर लिए ना तो आई कैन प्रॉमिस यू 25 मार्क्स आपके लॉजिकल रीजनिंग में सिक्योर हो जाएंगे। आई कैन प्रॉमिस यू कि आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, आपका ब्रेन शार्पन होगा, आपकी इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगी। और एक और बात जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग आपके सीएस के करियर में, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में नहीं है, ये सिर्फ सीएस ईटी में है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, because this will help you in your overall development, this will help you in the development of your brain, improving your IQ level। और एक और बात बता दूं मैं, अगर आप CS के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं, जैसे MBA के लिए अगर कैट देते हैं, यूपीएससी करते हैं, बैंकिंग करते हैं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एंट्रेंस देते हैं, लॉजिकल रीजनिंग इज देयर, लॉजिकल रीजनिंग इज देयर इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एवरी एंट्रेंस एग्जाम, बैंकिंग, यूपीएससी, आप कुछ भी करें, हर जगह लॉजिकल रीजनिंग है। तो अगर आप यहाँ अच्छे से समझ गए ना लॉजिकल रीजनिंग, आपको पूरे करियर में, अपने पूरे लाइफ में हमेशा ये काम आने वाला है, हमेशा। So with this, I request you to please attend every class regularly, हर दिन timely, punctually आप आ जाएं, and I am taking leave for today. Tomorrow हम topic 2 करेंगे। With this, take care everybody. Bye bye. This is CS Ishika Agrawal signing off.